Hello everyone, I am Savita Gupta. Welcome in Learn with Savita. आज हम इस वीडियो में क्लास 11th की इंग्लिश बुक स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटेन बाय विलियम सारोयान को पढ़ेंगे। जैसा कि इस चैप्टर की टाइटल से पता चलता है, गर्मियों के दौरान इस कहानी के दो टीनेजर किरदार एरम और मुराद एक सफ़ेद से घोड़े की घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। ऐसे घोड़े पर घुड़सवारी करना एरम और मुराद का सबसे बड़ा सपना था और उनका ये सपना कब और किस तरह पूरा हुआ और अंत में इसका क्या नतीजा निकला, यही इस चैप्टर में बताया गया है। इस वीडियो में कहानी को चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। Now, the summary of the story is that the story is about two poor Armenian boys who belong to Garo-Galenian tribe. This tribe is well known for its honesty. Two boys, Aram and Murad, are cousins. Both of them are crazy for horses. They have an intense desire for horse riding. As they are very poor, they have no money. They can't afford to buy a horse. So, in order to fulfill their desire, Murad goes against his family reputation and steals a horse. Aram was shocked, but he justifies that he was taking the horse only for joyriding and not for selling it. Both of them enjoyed the riding a lot for months. One day, Aram hears John Byro, the owner of the horse, telling about his missing white horse. He gives the news to Murad, and suddenly one day John Byro saw these two boys with his white horse. But he shows his trust over the honesty of his family. Now at this point, Murad realizes the value of the reputation of his family. Then next morning, they return the horse to the place from where it has been stolen. तो हिंदी में अगर हम बताएं तो ये कहानी दो गरीब आर्मेनियन लड़कों की है जो गारो-ग्लेनियन ट्राइब को बिलोंग करते हैं। यह ट्राइब अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। दोनों लड़के एरम और मुराद कज़न्स थे। दोनों को घोड़े बहुत पसंद थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा घुड़सवारी करने की थी। पर चूँकि वो बहुत गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे कि वो घोड़े को ख़रीदना अफोर्ड कर पाते, तो अपनी हॉर्स राइडिंग की इस इच्छा को पूरी करने के लिए वे अपने परिवार के मूल्यों के विरुद्ध जाकर एक घोड़ा चुराते हैं। एरम जब इस शानदार सफ़ेद घोड़े को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है, पर चूँकि वो भी हॉर्स राइडिंग के लिए क्रेज़ी था, इसलिए वो मुराद की इस हरकत को यह कह के जस्टिफाई करता है कि उसने घोड़ा केवल घुड़सवारी के मज़े लेने के लिए लिया है, उसे बेचकर पैसे बनाने के लिए नहीं। दोनों महीनों घुड़सवारी का आनंद लेते हैं और होता यूँ है कि एक दिन जब एरम और मुराद घोड़े को छुपाने जा रहे होते हैं, तभी जॉन बायरो, जो उस घोड़े का असली मालिक था, उन्हें रास्ते में मिल जाता है और दोनों को घोड़े के साथ देखने के बाद भी वो ये कह के घोड़े को अपना मानने से इनकार कर देता है कि वो दोनों गारो-ग्लेनियन फैमिली के हैं और इनकी ईमानदारी की लोग कसम खाते हैं। तो यहाँ दोनों को अपनी फैमिली के रेपुटेशन का बोध होता है और वे दूसरे दिन घोड़े को वापस जॉन बायरो के बार्न में वापस रखाते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी। ये उनके बचपन की बात है। एरम कहता है कि उस समय मेरी उम्र लगभग 9 साल की थी और मेरे लिए यह दुनिया हर उस शानदार चीज़ से भरी थी जिसकी कल्पना की जा सकती है। मेरी दुनिया हर तरह की कल्पना, हर तरह के आकर्षण और रहस्यमय सपनों से भरी हुई थी
और इन सपनों को देखने में बहुत मज़ा आता था। साथ ही उसका मानना भी था कि एक न एक दिन ये सपने ज़रूर पूरे होंगे। आगे वो बोलता है, मेरा कज़न मुराद, जिसे मेरे अलावा और बाकी सब थोड़ा सा सनकी समझते थे, एक दिन यही मुराद सुबह 4 बजे के पहले एरन के कमरे की खिड़की पर बाहर से नॉक करके उसे उठाता है। उसने एरम को आवाज़ लगाई। एरम जब बिस्तर से निकलकर खिड़की के बाहर देखता है तो वहाँ जो उसने देखा उसे विश्वास नहीं होता है। वो सोचने लगता है कि क्या वो कोई सपना देख रहा है। कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का वो हिस्सा जहाँ एरम रहता था, वहाँ जिस समय मुराद ने उसे आवाज़ लगा के उठाया था, अभी सूर्योदय नहीं हुआ था, बट इट वॉज अबाउट टू डे ब्रेक, अर्थात सूर्योदय के पूर्व की जो सुनहरी आभा होती है वो धीरे धीरे आसमान में फैलने लगी थी। कहने का मतलब ये कि एरम कह रहा है कि इतनी तो रोशनी थी कि मैं ये समझ सकूं कि मैं सपना नहीं देख रहा था। तो बाहर मैंने क्या देखा? एरम कहता है कि बाहर मैंने देखा कि मेरा कज़न मुराद एक बहुत ही शानदार सफ़ेद से घोड़े पर बैठा था। मैं दौड़ करके बिस्तर से उतरा और सिर खिड़की के बाहर निकालकर अविश्वास से अपनी आँखों को मला। दृश्य उसके आँखों के सामने था, पर फिर भी उसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। मेरी स्थिति देखकर मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कहा, अरे हाँ हाँ, ये सचमुच का ही घोड़ा है, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। अगर तुम भी इस घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से नीचे आ जाओ। एरम कह रहा है कि मुराद थोड़ा सनकी होने के बावजूद जिंदा दिल लड़का था, जिंदगी को जीने का हौसला रखता था। तो मुराद की इन सब सच्चाई के बावजूद एरम के लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि उसके पास एक घोड़ा है। सबसे पहली बात ये कि हम घोड़े के याद में ही जीते थे। घोड़े हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी थी और मेरी सबसे बड़ी इच्छा हॉर्स राइडिंग की थी, और यही सबसे वंडरफुल बात थी। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक, अद्भुत और अविश्वसनीय बात थी कि मेरा घोड़ा साकार रूप से, मेरा सपना साकार रूप से मेरे सामने था। पर दूसरी बड़ी बात यह भी थी कि हम गरीब थे। घोड़ा खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं था। हमारी पूरी ट्राइब, गारो ग्लेनियन ट्राइब, गरीबी का मारा हुआ था, और यही एक सच्चाई थी जिसके कारण घोड़े के सामने होने पर भी उसके होने का मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। गारोग्लेनियन फैमिली के लोग एक बहुत ही हैरान कर देने वाले अजीब तरह की पॉवर्टी, यानी कि गरीबी में जी रहे थे। उनकी पॉवर्टी को हैरान कर देने वाली और अजीब तरह की इसलिए कहा गया है क्योंकि हालांकि उनके पास पैसे नहीं होते थे, फिर भी कहीं ना कहीं से उन्हें चीज़ें मिल जाती थीं, जिसकी वजह से उनके ट्राइब का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था। यही वो आश्चर्यजनक बात थी जिसके लिए कहा गया है कि चीज़ें किस सोर्स से मिल जाती थीं ये किसी को पता नहीं चल पाता था। यहाँ तक कि उस ट्राइब के बड़े बूढ़े भी इस रहस्य को नहीं बता पाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। हम सभी गारो ग्लेनियन ट्राइब के लोग बहुत ही ईमानदार थे। एरम आगे कहता है कि हमारी ट्राइब ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी।
पिछले 11 दशकों से यानी 1100 साल से जितनी दुनिया के बारे में हम जानते थे उनमें हमारा ट्राइब सबसे रिच था। तब भी वे अपने ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। गारो ग्लेनियन टाइप के लोग, इनको अपनी संस्कृति पर गर्व था। ये ईमानदार थे। क्या सही है और क्या गलत है इसकी समझ उन्हें थी और ये हमेशा सही काम करते थे। ये कभी किसी का एडवांटेज लेना नहीं जानते थे, मतलब कि आवश्यकता पड़ने पर अपना काम निकालने वालों में से नहीं थे। कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाते थे। और चोरी की बात की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईमानदारी इनका हॉलमार्क था। इतनी सारी बातें एरम अपने ट्राइब के बारे में इसलिए बता रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि मुराद घोड़े की चोरी नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो गारो ग्लेनियन ट्राइब का है, पर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो घोड़ा खरीद सके। तो आखिर इसके पास घोड़ा आया कहाँ से? साथ ही एरम मुराद के विद्रोही और सनकी स्वभाव से भी परिचित था। नतीजतन एरम कह रहा है, घोड़ा मेरे सामने था, मैं उसे देख सकता था। बर्फ़ की तरह सफ़ेद और बहुत ही शानदार घोड़ा था। मैं उसकी खुशबू को महसूस कर सकता था। बहुत ही प्यारी खुशबू थी। वास्तव में हर जानवर की अपनी एक अलग खुशबू होती है, महक होती है। आगे वो कह रहा, मैं घोड़े की सांस लेने की आवाज़ भी सुन सकता था। ये सब बहुत ही एक्साइटिंग था और मैं जानता था कि इस घोड़े का मुराद या मेरे से या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से, चाहे वो सो रहा हो या जग रहा हो, कोई लेना देना नहीं था। अर्थात यह घोड़ा हम में से किसी का नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुराद के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो घोड़ा ख़रीद सके। और अगर उसने ये घोड़ा ख़रीदा नहीं है तो यह बात तो तय है कि उसने ये घोड़ा चुराया होगा। पर एरम इस बात को स्वीकार करने से भी घबरा रहा था, स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुराद भी गारो ग्लेनियन ट्राइब का था। इस तरह से वो चोरी करेगा वो सोच भी नहीं सकता था। पर फिर आखिर उसके पास ये घोड़ा आया कहाँ से? एरम इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहा था। नहीं, गारो ग्लेनियन फैमिली का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता है। इन्हीं सब उलझनों के बीच उसने एक बार मुराद को और फिर घोड़े को घूर कर देखा। घोड़ा और मुराद दोनों पर एक पवित्र पर शरारत भरी शांति छाई थी। उन्हें इस तरह देखकर एक तरफ एरम जहाँ खुश था, वहाँ दूसरी तरफ डरा हुआ भी था। तो खुश इसलिए था कि उसकी वर्षों पुरानी हॉर्स राइडिंग की इच्छा पूरी होने जा रही थी, घोड़ा उसके सामने था। और डरा हुआ इसलिए था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए मुराद ने घोड़े की चोरी तो नहीं की और उसकी इस हरकत से पूरे गारो ग्लेनियन ट्राइब की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल सकती थी। तो अपनी शंका के निवारण के लिए एरम ने पूछा, मुराद, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है? लेकिन उसकी बात को अनसुना करते हुए मुराद ने कहा कि अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो तुरंत खिड़की से बाहर आ जाओ। उसकी इस बात से अब ये तो स्पष्ट हो गया कि इसने घोड़े की चोरी की है। मुराद यहाँ उसे सिर्फ बुलाने आया था कि अगर वो भी राइडिंग करना चाहता है तो आ जाए और ना आना चाहे तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी। एरम को भी हॉर्स राइडिंग की तीव्र इच्छा थी, इसलिए मुराद की चोरी को यह कह के वो जस्टिफाई करता है कि अपनी घुड़सवारी की इच्छा पूरी करने के लिए किसी के घोड़े को ले लेना चोरी थोड़ी ही कहलाता है। वास्तव में चोरी
तो किसी चीज़ को या किसी पैसे को उठा लेने को कहते हैं जिसका यूज़ किया जा सके। घोड़े को यूज़ थोड़ी करना है, सिर्फ उस पर सवारी करके मज़े लेना है। आगे अपनी जस्टिफिकेशन पर जोर देने के लिए कहता है कि अगर आप भी मेरे और मुराद की तरह घुड़सवारी करने के लिए क्रेज़ी होते तो शायद आप इस बात को समझ सकते कि घुड़सवारी करने के लिए किसी के घोड़े को ले लेना चोरी नहीं कहलाता है। हाँ, अगर हम इस घोड़े को बेचकर पैसों के लिए ये हरकत करते तो ये चोरी कहलाता, पर हम जानते हैं कि ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। नहीं, मुराद कभी भी पैसों के लिए इस घोड़े को नहीं बेचेगा। तो मुराद की चोरी को जब एरम ने जस्टिफाई कर लिया, उसकी चोरी को तोड़ मोड़ करके सही ठहरा दिया, तब उसने कहा ठीक है मैं आता हूँ, मुझे कपड़े पहन लेने दो। मुराद ने कहा ठीक है पर जल्दी करो। एरम जल्दी से कपड़े पहनता है और खिड़की के बाहर कूदकर मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ जाता है। एरम उस समय वॉलनट एवेन्यू के आखिरी छोर पर रहता था। एरम के घर के पीछे से गांव का एरिया शुरू हो जाता था, जहां वाइन यार्ड थे। वाइन यार्ड यानी जहां अंगूरों की खेती होती थी। ऑर्चिड्स थे जहां तरह तरह के फल लगते थे। सिंचाई के लिए खेतों में छोटे छोटे तालाब बने थे और उसमें फव्वारे से सिंचाई किया जाता था। और जैसा कि गांव में होता है, कच्ची सड़कें थी। 3 मिनट से भी कम समय में हम ओलिव एवेन्यू पहुंच गए और वहां पहुंचकर घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। वहां की हवा एरम को बिल्कुल अनोखी और ताज़ी लग रही थी। उसे यह एहसास शायद इसलिए भी हो रहा था क्योंकि उसके हॉर्स राइडिंग की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो रही थी। यह उसका एक सपना था जो साकार हो रहा था। घोड़ा जिस ढंग से सरपट दौड़ा जा रहा था, उसे एक अलग ही मज़ा आ रहा था। एक अलग तरह का एहसास उसके ऊपर छा रहा था। मुराद, जो हमारी फैमिली का थोड़ा क्रेज़ी टाइप का लड़का था, घुड़सवारी करते हुए गाना गाने लगा, या ये कह लें कि वो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा, क्योंकि गाना गाना तो उसको आता नहीं था। आगे एरम बताता है कि हर फैमिली में एक ना एक विचित्र प्राणी होता है जिसमें औरों से अलग हटकर कुछ विशिष्ट गुण या यूं कह लें कि कुछ सनक भरी प्रवृत्ति होती है। मेरे कज़न मुराद को ये सनक विरासत में मिली थी, क्योंकि हमारे परिवार में कुछ इसी तरह के अंकल खुशरोव थे जिनके बड़े से सिर पर काले बालों का गुच्छा था। उनकी बड़ी बड़ी मूछें थीं और शायद सैन जोक्विन वैली में सबसे बड़ी मूछें इन्हीं की थी। ये बड़े ही गुस्सैल, बहुत ही जल्दी चिढ़ जाने वाले शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति थे। धीरज तो इनके अंदर नाम को भी नहीं था। इसीलिए किसी को बात करने से रोकने के लिए ये ज़ोर से चिल्ला कर कहते हैं, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इस पर ध्यान मत दो, कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह व्यक्ति चाहे कुछ भी क्यों ना कह रहा हो, अंकल खुशरो इरिटेट हो जाते और उसका बोलना बर्दाश्त नहीं होता था उनसे, और वो चिल्ला करके उन्हें चुप करा देते थे। ऐसे ही एक घटना के बारे में एरम बताता है कि एक बार अंकल खुशरो नाई के दुकान पर बैठे थे और उनका बेटा अरक 8 ब्लॉक दूर से भागता हुआ नाई की दुकान पर आया, जहां अंकल अपनी मूछें ट्रिम करवा रहे थे, और बताया कि उनके घर में आग लग गई है। पर अंकल तो आराम से कुर्सी पर बैठे रहे और चिल्लाकर बोले, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तब नाई, जो कि एक व्यवहारिक व्यक्ति था, उसने कहा, पर आपका बेटा बता रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। अंकल फिर इरिटेट होकर के
जोर से चिल्लाएं, बहुत हुआ, एक बार मैंने कह दिया ना, इट्स नो हार्म। तो इस तरह मुराद और अंकल खुसरो के विशिष्ट सनक की वजह से उनके ट्राइब के अनुसार कहा जाता था कि मुराद अंकल का प्राकृतिक वंशज है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से दोनों की प्रवृत्तियां एक जैसी थीं। हालांकि मुराद के पिता जोराब थे, जो बहुत ही व्यवहारिक और नॉर्मल व्यक्ति थे। एरम कह रहा है, हमारी ट्राइब में कहा जाता है कि एक व्यक्ति अपने लुक के अनुसार अपने बेटे का पिता हो सकता है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि उसके बेटे में उसके गुण भी पिता जैसे हों, अर्थात बेटे का नेचर भी पिता जैसा हो, यह ज़रूरी नहीं है। एरम बताता है उसके ट्राइब में बच्चों के नेचर और गुण बदलते रहते हैं। आगे मुराद गाना गाते हुए हॉर्स राइडिंग कर रहा है। उन्हें ये मालूम था कि वे गांव वाले हिस्से में हैं, पर उन्हें एग्जैक्टली ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ हैं, क्योंकि हॉर्स राइडिंग करते हुए उनका घोड़ा काफ़ी आगे निकल जाता है और दौड़ता रहता है। वे उस घोड़े को तब तक दौड़ने देते हैं जब तक वो दौड़ने की इच्छा रखता है। तब कुछ देर बाद मुराद ने कहा, एरम तुम नीचे उतर जाओ, मुझे अकेले हॉर्स राइडिंग करनी है। तब एरम उत्सुकता से पूछता है, क्या तुम मुझे भी अकेले हॉर्स राइडिंग करने दोगे? तो मुराद कहता है, ये तो घोड़े की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर वह तुम्हें अपने ऊपर अकेले सवारी करने देगा तो कर लेना, फ़िलहाल नीचे उतरो। एरम ने कहा, क्यों नहीं, घोड़ा मुझे भी अकेले सवारी करने देगा। तो मुराद कहता है, ठीक है, देखेंगे। और फिर आगे वो कहता है कि मत भूलो कि घोड़ों के साथ मेरा अपना एक अलग तरह का व्यवहार है, एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग और ट्यूनिंग है। इसी वजह से मैं आसानी से हॉर्स राइडिंग कर लेता हूँ। तब एरम कहता है, मुझे भी विश्वास है कि घोड़ों के साथ जैसी तुम्हारी ट्यूनिंग है मेरी भी हो जाएगी और ये मुझे भी आसानी से अपने ऊपर सवारी करने देगा। उसकी बात सुनकर मुराद कहता है, ठीक है, पर यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें ये मालूम हो कि घोड़े को हैंडल कैसे किया जाए, और साथ ही घोड़े के साथ तुम्हारी अच्छी ट्यूनिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा होगा कि घोड़ा तुम्हें गिरा देगा और हो सकता है कि तुम्हें चोट लग जाए। फिर वो कहता है कि हमें अच्छे की ही आशा करनी चाहिए, लेट्स होप सो। कहते हुए मुराद ने एक बार फिर एरम को कहता है, चलो अब तुम नीचे उतरो। इस पर एरम ने कहा, ठीक है, मैं उतर जाता हूँ, लेकिन याद रखना कि तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे। जब एरम नीचे उतर गया तब मुराद ने घोड़े को अपनी एड़ी से किक किया, यानी कि घोड़े को एड़ लगाई और ज़ोर से चिल्लाया, वज़ीरे रन। वज़ीरे उस घोड़े का नाम था। घोड़ा तुरंत अपनी पिछली टांग पर खड़ा होकर आगे की दोनों टांगों को हवा में लहराते हुए ज़ोर से हिनहिनाया और दौड़ लगा दी। घोड़े को इस तरह रफ्तार पकड़कर दौड़ते देखना एरम के लिए बहुत ही प्यारा अनुभव था। बिल्कुल किसी सपने जैसा अमेजिंग दृश्य था। एरम कह रहा है कि मेरा कज़न मुराद सूखे घास के मैदान में सिंचाई के तालाब और उसके फव्वारों से होकर तेज़ रफ्तार से राइडिंग करने लगा और 5 मिनट तक राइडिंग करने के बाद वो वापस आया। मुराद पूरी तरह गीला हो रहा था। वो गीला इसलिए हो रहा था क्योंकि जब वो इरिगेशन डिचेस के उड़ते हुए पानी के बीच से गुज़र रहा था तब वह भीग गया था। अब सूर्योदय लगभग होने वाला था। कहने का मतलब था कि थोड़ी देर बाद लोगों की हलचल शुरू हो जाती। फिर भी एरम ने कहा, अब घोड़े पर अकेले सवारी करने की मेरी बारी है। यह सुनकर मुराद घोड़े से नीचे उतर गया। जैसे ही मुराद नीचे उतरा,
एरम घोड़े के रकाब में पैर डालकर उसके ऊपर बैठ गया। लेकिन उसका डर अब उसके सामने था। डर ये कि घोड़ा उसे अपने ऊपर अकेले सवारी करने देगा या नहीं। और एरम के घोड़े के बैठने के बाद भी घोड़ा अपनी जगह से नहीं हिला, क्योंकि घोड़ों की एक क्वालिटी होती है कि वे अपने ऊपर किसी अजनबी को सवारी करने नहीं देते हैं। और इसी बात को मुराद सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एरम को इतनी देर से समझा रहा था, पर एरम तो अपनी हॉर्स राइडिंग की चाहत को पूरी करने के लिए इतना दीवाना था कि उसने मुराद की किसी भी बात पर कान नहीं दिए। मुराद ने जोर से चिल्लाकर कहा, अब तुम इंतज़ार किस बात का कर रहे हो? घोड़े को एड़ लगाओ, जल्दी करो, इसके पहले कि लोग उठकर घूमने फिरने लगें। हमें इस घोड़े को वापस भी ले जाना है। मुराद की बात सुनकर एरम ने जैसे ही घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा फिर अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर जोर से हिनहिनाया और दौड़ना शुरू कर दिया। चूँकि एरम को तो हॉर्स राइडिंग का कोई अनुभव नहीं था, पहली बार वो घोड़े पर बैठा था और वो भी अकेला, और साथ ही घोड़ा सरपट दौड़ा जा रहा था। अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, कैसे घोड़े को हैंडल करे। दिन घोड़ा भी समझ गया था कि आज तो कोई अनाड़ी ही बैठा है, और वो सूखे घास के मैदान या इरिगेशन डिचेज की ओर जाने के बजाय सड़क पर उतर गया और वहाँ से डिक्रम हेलावियन नाम के फार्मर के वाइन यार्ड यानी कि अंगूर के खेतों में घुस गया। अंगूर के 7 क्यारियों के ऊपर जंप मारने के बाद एरम को घोड़ा ने नीचे पटक दिया और भाग गया। मुराद भी उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया। एरम के पास आकर कहा कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, पर मुझे घोड़े को वापस लाना है। तुम घोड़े को ढूंढने उधर जाओ और मैं इधर जाता हूँ। अगर तुम्हें घोड़ा मिल जाता है तो उसके साथ प्यार से पेश आना, मैं भी तुम्हें यहीं मिलूँगा, पास में ही रहूँगा। तो इस तरह घोड़े को ढूंढने के लिए एरम सड़क की ओर और मुराद फील्ड और डिचेज की ओर गया। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं में घोड़े को ढूंढने निकल पड़े। आधे घंटे बाद घोड़ा मिल गया और मुराद घोड़े को लेकर के वापस आया। फिर मुराद ने कहा, चलो आकर घोड़े पर बैठ जाओ, अब तो लगभग सभी लोग जगने वाले हैं। तब एरम ने कहा कि अब हम क्या करेंगे? मुराद ने कहा, या तो हम घोड़े को वापस ले जाएंगे या इसे कल सुबह तक के लिए कहीं न कहीं छुपा देंगे। मुराद के आवाज़ की टोन बता रही थी कि वो जरा भी चिंतित नहीं है, पर यह तो तय था कि वो घोड़े को वापस लेकर नहीं जाएगा और वो कहीं न कहीं इसे छुपा देगा। जहाँ तक घोड़े को वापस करने की बात थी, उसका तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि अभी उनके हॉर्स राइडिंग का शौक़ पूरा नहीं हुआ था। और घोड़े की चोरी को तो एरम ने शौक़ पूरा करने का साधन मानकर पहले ही जस्टिफाई कर चुका था। तो एरम कहता है, हम घोड़े को कहाँ छुपाएंगे? मुराद कहता है, मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ हम इस घोड़े को छुपा सकते हैं। लेकिन एरम अभी भी इस जिज्ञासा से बाहर नहीं आ पाया था कि घोड़ा मुराद के पास कहाँ से आया। इसलिए उससे बात निकलवाने के लिए वो कई तरह से सवाल करता है। अच्छा मुराद, ये बताओ कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? कितना समय हो गया तुम्हें ये घोड़ा चुराए? फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है कि मुराद जिस कौशल से घुड़सवारी कर रहा था, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये काफ़ी दिनों से हॉर्स राइडिंग कर रहा था, तभी वो एक कुशल घुड़सवार की तरह घोड़े को दौड़ा पा रहा था। और उसे तो लेने के लिए वो आज सुबह ही आया था, क्योंकि उसे मालूम था कि एरम भी घुड़सवारी का शौकीन है।
इस पर मुराद ने तुरंत पूछा, किसने कहा कि ये घोड़ा चुराया हुआ है? एरम फिर भी हिम्मत नहीं हारा, प्रश्न बदल कर काउंटर क्वेश्चन करता है, अच्छा ये बताओ कि तुम कितने समय से इस घोड़े पर सुबह सुबह राइडिंग कर रहे हो? तो मुराद ने कहा, आज सुबह से पहले कभी नहीं। तब एरम अविश्वास से कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? तो जब एरम ने ऐसा पूछा तो मुराद ने कहा कि नहीं, लेकिन वो ये कहता है कि अगर हमें किसी ने पकड़ लिया तो तुम यही कहना, मैं नहीं चाहता कि पकड़े जाने पर हम दोनों झूठे कहलाएं। तुम्हें तो यही पता है ना कि हम दोनों आज सुबह से राइडिंग शुरू की है, तुम्हारे लिए यही सच है और तुम यही बोलना। एरम ने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, ऐसा ही बोलूँगा। अब वे घोड़े को लेकर एक खाली पड़े ऐसे अंगूर के खेत में गए जहाँ अब खेती नहीं होती थी। ये खाली खेत फैटवेजियन नाम के किसान का था। इसी खेत में एक खाली बार्न था। बार्न यानी वो जगह जहाँ रात को या आराम करने के लिए जानवरों को रखा जाता था। इसी बार्न में ओट और कुछ सूखी अल्फा की कटी हुई फसल भी रखी थी जिसे घोड़ा खा सकता था। घोड़े को वहाँ बांधकर अब ये दोनों घर की ओर चल दिए। रास्ते में मुराद ने बताया कि शुरू में इस घोड़े को हैंडल करना इतना आसान नहीं था। ये घोड़ा पूरा जंगली था और हर समय इधर उधर भागता था। फिर वो कहता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा घोड़ों के साथ व्यवहार करने का एक अलग तरीका है। मैं बहुत जल्दी घोड़ों के साथ ट्यूनिंग बिठा लेता हूँ और आराम से फिर मैंने इस घोड़े को साध लिया और उसके बाद मैं जैसा चाहता हूँ ये घोड़ा वैसा ही करता है। मैं अब इस घोड़े को समझने लगा हूँ और ये घोड़ा भी मुझे समझने लगा है। तो उसकी बात सुनकर एरम पूछता है, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? तो मुराद कहता है कि घोड़ों के साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एरम पूछता है, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग? तो मुराद कहता है कि एक सच्ची और ईमानदार तरह की अंडरस्टैंडिंग। वास्तव में वो घोड़ों के साथ बड़े प्यार से, बड़े केयर के साथ और सहानुभूति के साथ पेश आता था। और फिर कहता है कि अभी तुम छोटे हो, जब 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सब समय के साथ सब समझ में आ जाता है। एरम अपने घर आ जाता है और भरपेट नाश्ता करता है। उसी दोपहर अंकल खुशरोव एरम के घर आए। उनके घर में बैठकर कॉफ़ी और सिगरेट पीते हुए गांव में बिताए अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। तभी पास के गांव से जॉन बैरो नाम का एक किसान, जो कि एक असीरियन था, वह भी एरम के घर आ गया। जॉन बैरो चूँकि अकेले थे, इसलिए खाली समय में उसने आर्मेनियन भाषा सीख ली थी। एरम की माँ जॉन बैरो के लिए भी कॉफ़ी और सिगरेट दी। वह काफ़ी परेशान लग रहा था। काफ़ी पीते हुए दुखी होकर के कहने लगा, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था अभी तक नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा घोड़ा कहीं चला गया या उसकी चोरी हो गई। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही जॉन बैरो की बात अंकल खुशरो के कानों में पड़ी, वे तुरंत चिल्लाए,
इट्स नो हार्म, कोई बात नहीं। एक घोड़े का नुकसान कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। यह कोई नुकसान की बात नहीं है। क्या हुआ अगर एक घोड़ा चला गया? हम सब ने तो अपना होमलैंड खो दिया है और आप हैं कि एक घोड़े के लिए रो रहे हैं। चिल्लाते हुए अंकल खुशरोब ने अपना आक्रोश निकाला। उनकी बात सुनकर जॉन बैरो ने धीरे से कहा, आप शहर में रहते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक नुकसान का सवाल है तो हो सकता है कि आप सही हों, पर मैं तो एक किसान हूँ। मेरी एक सरी भी है। सरी क्या होती है? ये 2 पहिए या 4 पहिए वाली एक घोड़ा गाड़ी होती है जिस पर सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। साथ ही 1 या 2 लोग बैठ सकें इसलिए इसमें सीट की भी व्यवस्था रहती है। आगे जॉन बैरो कहता है कि घोड़े के बिना तो मेरी सरी भी बेकार पड़ी है। न कहीं मैं अपना सामान ले जा पाता हूँ और न मैं खुद कहीं जा पाता हूँ। हर जगह मुझे पैदल जाना पड़ता है। हालांकि जॉन बैरो की बात लॉजिकल थी, लेकिन फिर भी अंकल खुशरो अपनी सिग्नेचर सेंटेंस चिल्लाकर ज़ोर से बोले और कहा, पे नो अटेंशन टू इट। लेकिन अपनी बात रखते हुए जॉन बैरो ने कहा, घोड़ा न होने के कारण मैं यहाँ 10 मील पैदल चलकर आया हूँ। तो अंकल बोले, तुम्हारे पास पैर तो है ना चलने के लिए? इस पर जॉन बैरो ने कहा, बहुत ज़्यादा चलने से मेरे लेफ़्ट पैर में दर्द होने लगता है। पर अंकल खशरो फिर बोले, उस पर ध्यान मत दो। जॉन बैरो ने कहा, वह सफ़ेद घोड़ा बहुत महंगा था, मैंने उसे $60 में ख़रीदा था। चिढ़कर अंकल बोले, पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, मैं पैसों पर थूकता हूँ। यह कहकर अंकल उठे और ज़ोर से स्क्रीन डोर को बंद करते हुए तेज़ कदमों से बाहर चले गए। तो स्क्रीन डोर क्या होता है? अक्सर मेन डोर के बाहर नेट यानी जाली का या शीशे का एक और दरवाज़ा लोग लगवाते हैं ताकि मक्खी मच्छर या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो घर के अंदर ना आ सकें, पर रोशनी और हवा घर के अंदर आती रहे। इसे ही स्क्रीन डोर कहते हैं। उनके जाने के बाद एरम की माँ ने जॉन बैरो को बताया कि अंकल खुशरो बहुत अच्छे हैं, वो दिल से बहुत अच्छे हैं, पर वे चूँकि अपने गांव को, अपने घर के लोगों को बहुत मिस करते हैं, इसलिए उनका व्यवहार थोड़ा ऐसा हो गया है। आगे उन्होंने कहा, उन्हें यहाँ पर रहना भी शायद कंफर्टेबल नहीं लगता है और शायद इसीलिए वो चिढ़े रहते हैं। जब जॉन बैरो कॉफ़ी पीकर चला गया और एरम फिर भागता हुआ मुराद के घर जाता है। मुराद एक पीच के पेड़ के नीचे, पीच यानी आड़ू, एक छोटी सी रॉबिन चिड़िया के साथ बैठा था जिसका पंख इंजर्ड हो गया था। वह उस पर दवा वगैरह लगाकर उसे ठीक करने का प्रयास कर रहा था, साथ ही उससे बातें भी करता जा रहा था। एरम को वहाँ देखकर मुराद ने पूछा, क्या हुआ? तब एरम बताता है कि वो जॉन बैरो जिसका घोड़ा तुमने 1 महीने से चुरा रखा है, आज वो शिकायत लेकर हमारे घर आया था और वो उसके घोड़े को ढूंढ भी रहा है। फिर अचानक वो मुराद से कहता है, तुम मुझसे एक वादा करो, जब तक मैं पूरी तरह घुड़सवारी सीख नहीं जाता तुम उस घोड़े को वापस नहीं करोगे। मुराद ने कहा, घुड़सवारी में अभी तुम्हारी जैसी स्थिति है उससे तो तुम्हें हॉर्स राइडिंग सीखने में पूरा 1 साल लग जाएगा। इस पर एरम कहता है, ठीक है, फिर हम घोड़े को 1 साल के लिए रख लेंगे। एरम की बात सुनकर मुराद उछल जाता है और आंखें फाड़कर कहता है, क्या तुम गारो ग्लेनियन फैमिली के इस लड़के को चोरी करने के लिए उकसा रहे हो? नहीं, घोड़े को इसके असली मालिक के पास वापस जाना ही होगा। तो फिर एरम पूछता है, कब तक? तो मुराद कहता है, हम इस घोड़े को ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने अपने पास रख सकते हैं।
यह कहते हुए उसने रॉबिन पक्षी को हवा में उछाला। पक्षी ने भी उड़ने की कोशिश की, 2 बार असफल होकर गिरा भी, लेकिन अंत में पंख फैलाकर आकाश में सीधा उड़ गया। अगले लगभग 2 हफ्ते तक एरम और मुराद घोड़े को खाली पड़े वाइनयार्ड के बार्न से निकालते और उस पे हॉर्स राइडिंग करते, और जब भी एरम के अकेले राइडिंग करने की बारी आती, वो घोड़ा खेतों में घुस जाता, अंगूर की क्यारियों और छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर से छलांगे मारता और एरम को नीचे पटक कर भाग जाता। चोट खाने के बाद भी एरम ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे पूरी उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वो ठीक वैसा ही हॉर्स राइडिंग करना सीख जाएगा जैसा मुराद करता है। एक दिन दोनों सुबह राइडिंग करने के बाद घोड़े को वापस फैटवेजियन के बार में छुपाने ले जा रहे थे, तभी अचानक उन्हें रास्ते में जॉन बैरो मिल गया, जिसका वो घोड़ा था। वह शहर की ओर जा रहा था। उसे देखकर दोनों घबराए तो, पर मुराद ने कहा, मुझे इससे बात करने दो, तुम कुछ मत बोलना। फॉर्मर्स के साथ बात करने का भी मेरा एक अपना अलग तरीका है। मुराद शांति से जॉन बैरो के पास गया, उसे विश किया, लेकिन जॉन बैरो का पूरा ध्यान घोड़े पर लगा हुआ था, क्योंकि उसे उस घोड़े में अपने घोड़े की झलक दिखाई दे रही थी। उसके विश का जवाब देते हुए जॉन बैरो ने पूछा, अच्छा तो तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? तब मुराद ने बताया कि उसके घोड़े का जो नाम है, अर्मेनियन भाषा में उसका अर्थ होता है माई हार्ट। इस पर जॉन बैरो ने कहा, घोड़ा भी बहुत अच्छा है और उसका नाम भी बहुत प्यारा है। फिर वो कहता है, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ यह वही घोड़ा है जो कुछ समय पहले मेरे पास से चुरा लिया गया था। फिर वो मुराद से पूछता है, क्या मैं इसके मुंह के अंदर इसके दांतों को देख सकता हूँ? मुराद ने कहा, हाँ बिल्कुल, देख लो। जॉन बैरो ने घोड़े के एक एक दांत का निरीक्षण किया। वास्तव में घोड़े के दांतों के निरीक्षण से ही पता चलता है कि घोड़े की पहचान क्या है। साथ ही यह भी पता चलता है कि घोड़ा कितनी उच्च क्वालिटी का है। घोड़े के दांतों का निरीक्षण करने के बाद जॉन बैरो ने कहा, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को न जानता होता और ये न जानता कि तुम लोग गारो ग्लेनियन फैमिली से बिलोंग करते हो, जो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं, तो मैं कसम खाकर कह सकता था कि यह घोड़ा मेरा है। फिर भी मैं इतना तो कह सकता हूँ कि यह घोड़ा हूबहू मेरे घोड़े जैसा है, ठीक वैसा ही जैसा कि 2 ट्विंस होते हैं। फिर उसने कहा, अगर कोई व्यक्ति शक्की स्वभाव का होता है तो वो अपनी आँखों देखी पर ही विश्वास करता है, दिल पर नहीं। पर मैं अपनी दिल की आवाज़ को सुन रहा हूँ, और चूँकि यह घोड़ा गारो ग्लेनियन फैमिली के सदस्य के पास है, तो यह तय है कि उन्होंने इसे चुराया नहीं होगा। वे चोरी कर ही नहीं सकते हैं। इसके बाद वह उन्हें गुड डे विश करता है और वहाँ से चला जाता है। जॉन बैरो की बात सुनकर दोनों को, एरम और मुराद दोनों को अपनी फैमिली के रेपुटेशन का बोध होता है। वे भी जॉन बैरो के विश का जवाब देते हैं और घोड़े को बार्न में बांधकर अपने घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह वे घोड़े को लेकर जॉन बैरो के वाइनयार्ड में जाते हैं। जॉन बैरो के कुत्ते भी वहीं थे। वे उनके आगे पीछे तो घूम रहे थे, पर भौंक नहीं रहे थे। वे कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो मुराद को अच्छे से पहचानते हों। इस पर एरम ने धीरे से फुसफुसा कर कहा, यहाँ तो कुत्ते हैं, पर ये भौंक नहीं रहे हैं। इस पर मुराद बोला,
अगर मेरी जगह कोई और होता तो ये कुत्ते ज़रूर भौंकते, पर कुत्तों को हैंडल करने का भी मेरा एक अपना अलग तरीका है। मेरी इन कुत्तों के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग है, इसलिए ये भौंक नहीं रहे हैं। वहाँ से निकलने के पहले मुराद ने अपने तरीके से घोड़े को गुड बाय किया। वह अपनी बाहें घोड़े की गर्दन के चारों ओर लपेट देता है, अपनी नाक से घोड़े की नाक को दबाता है और उसे थपथपाकर प्यार करता है। फिर उसे वहीं छोड़ कर के दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। उसी दोपहर जॉन बैरो अपने घोड़े को सरी में लगाकर एरम के घर आया और उसकी माँ को वह घोड़ा दिखाया जो कुछ महीने पहले चोरी हो गया था और वो आज सुबह ही वापस आ गया। उसने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा घोड़ा किसी ने चुराया था या खुद ही कहीं चला गया था, क्योंकि यह अब पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त हो गया है और इसका व्यवहार भी पहले की अपेक्षा ठीक हो गया है। अब यह बिल्कुल सधे हुए घोड़े की तरह व्यवहार कर रहा है और वह इन सभी चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद करता है कि उसे उसका घोड़ा वापस मिल गया। उसकी बात अंकल खुशरो, जो उस समय भी घर के अंदर थे, सुन रहे थे और चिढ़ गए और वहीं से चिल्लाकर बोले, चुप हो जाओ, अब तो तुम्हें तुम्हारा घोड़ा वापस मिल गया, अब इस बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो। इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो इस तरह से हमारी कहानी यहाँ ख़त्म हो रही है। इस कहानी में जनरेशन गैप के बारे में बताया गया है, साथ ही ये भी बताया गया है कि दोनों लड़के अपने हॉर्स राइडिंग की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी फैमिली के प्रतिष्ठा के विरुद्ध जाकर घोड़ा चुराते हैं, पर जब जॉन बैरो उसके परिवार की परंपरा पर विश्वास करके घोड़ा सामने होते हुए भी उसे अपना मानने से इनकार कर देता है, तब इन्हें आत्मबोध होता है और ये घोड़े को उसके असली मालिक के पास छोड़ाते हैं और अपने परिवार के मूल्यों की रक्षा करते हैं और अपने परिवार की परंपरा के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने सहपाठियों को शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकॉन को टच करें ताकि अगला आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। गुड बाय।